सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके मेरे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट प्लीज़ पूरा करने की मेरी हेल्प कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की स्टोरी दिल्ली के एक हॉन्टेड हाउस के बारे में है। दिल्ली में लाजपत नगर नाम की एक जगह है जहाँ पर काफ़ी पॉश लोग रहते हैं, जहाँ पर काफ़ी अमीर रिच लोग रहते हैं। एंड इसी लाजपत नगर एरिया में एक सोसाइटी है जिसका नाम विहार कुंज था। विहार कुंज नाम की एक सोसाइटी थी जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े और अमीर लोग रहते थे। तो अनिरुद्ध नाम का एक चोर था जो काफ़ी टाइम से इस सोसाइटी पे अपनी नज़रें लगा कर बैठा था कि कब उसको एक अच्छा मौका मिले और वो किसी एक घर में सेफली चोरी कर सके। काफ़ी महीने तक अनिरुद्ध ने अपनी जांच पड़ताल की और उसने देखा कि उस विहार कुंज सोसाइटी में, लाजपत नगर के उस विहार कुंज सोसाइटी में एक घर है जहाँ पर खाली 3 औरतें रहती हैं। तो उसको लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेगा उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मर्द नहीं है, तो वो आराम से चोरी कर सकता है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एंड उसने काफ़ी महीनों तक नोटिस करा कि उसके जो घर वाले लोग थे, वो 3 औरतें थी, वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो खाली अपनी बालकनी में कभी कभार आती जाती हुई दिख जाती थी और उनकी परछाई वगैरह दिखती थी, बस इतना ही। एंड देन एक दिन मौका पाते ही 28 जुलाई की रात को अनिरुद्ध, वो चोर, उस सोसाइटी में घुस के, विहार कुंज सोसाइटी में घुस के उस घर के अंदर घुस गया। उस घर की पीछे वाली खिड़की, बैक साइड वाली विंडो से अनिरुद्ध उस घर के अंदर घुस गया। घर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो अनिरुद्ध आराम आराम से उस घर के अंदर जा ही रहा था। उतने में अनिरुद्ध को ऊपर सीढ़ी से किसी के नीचे नीचे उतरने की आवाज़ आती है। अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो वो नीचे ही ग्राउंड फ्लोर के एक कबर्ड होता है नीचे, वो उसके अंदर छुप जाता है एंड उसे हल्का सा खोल कर उसमें से देखता है कि कौन आया है या फिर कौन आ रहा है। वो देखता है कि सीढ़ी से उतरकर एक औरत आई है, एक लड़की भी कह सकते हैं, एक मिड एज की लड़की जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। डरावनी इन सेंस उसकी आंखें एकदम आंखों के नीचे इतने ज़्यादा गड्ढे हो रखे थे कि तुम्हें लगता है कि वो कितने दिनों से सोई ही नहीं है। उसकी आंखों के नीचे ऐसे गड्ढे हो रखे थे। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल थी और उसका शरीर पूरा का पूरा पीला पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा एंड उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पर। वो औरत तुरंत वहाँ से किचन की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो औरत किचन की तरफ गई, अनिरुद्ध उस कबर्ड से निकलता है और सोचता है कि मैं ऊपर जाके बेडरूम की तरफ देखता हूँ, क्या पता कुछ चोरी करने के लिए सामान मिल जाए। अनिरुद्ध अपने जेब से चाकू निकालता है सेफ्टी के लिए, ताकि कोई अगर उसके सामने आए तो वो हमला कर सके। जैसे ही अनिरुद्ध सीढ़ियाँ चढ़ने वाला होता है फर्स्ट फ्लोर के लिए, वैसे ही किचन में से चिल्लाने की और रोने की एक तेज़ आवाज़ आती है। अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। वो छुप के जाता है और किचन में छुप के देखता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो वो औरत चिल्ला रही है। वो देखता है कि वो औरत वॉश बेसिन के नीचे कोने में ऐसे अपने पैर फोल्ड करके ऐसे करके लेटी हुई है, ऐसे करके बैठी हुई है और रो रही थी। जैसा चाकू अनिरुद्ध के हाथ में था, वैसा ही एक चाकू उस औरत के हाथ में भी था एंड वो उस चाकू से ज़मीन को खुरेद रही थी। पता नहीं वो क्या कर रही थी, बट उस रोते हुए उस ज़मीन को खुरेद रही थी और घुटने पे ऐसे हाथ रख के बैठी हुई थी। अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था ये सब देख के और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो वो सोचता है कि कुछ भी हो, मैं फटाफट छोटी मोटी चोरी करके ही यहाँ से निकल जाता हूँ। और वो तुरंत फर्स्ट फ्लोर की तरफ ऊपर जाता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है, उसको बेडरूम के सामने, जैसे बेडरूम का गेट होता है, उधर ही एक औरत दिखती है, थोड़ी बूढ़ी औरत दिखती है। वो औरत उसको, अनिरुद्ध को ही देख रही होती है। अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपना चाकू अपने हाथ के पास ऐसे कर लेता है और ऐसे करता है कि चुप रहना। वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बिल्कुल भी स्ट्रेंज बिहेव नहीं, वो बिल्कुल भी डरती ही नहीं है। वो लकड़ी का दरवाज़ा, जो बेडरूम का दरवाज़ा था, वो पकड़ के ऐसे खड़ी थी और अनिरुद्ध को देखकर एक अजीब सी स्माइल करती है। उसकी मुस्कुराहट में कई सारे राज छिपे हुए थे, ऐसी मुस्कुराहट थी। अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये उसको देख के हंस क्यों रही थी। जैसे ही वो बूढ़ी औरत हंस रही होती है, वैसे ही उसकी आंखें पूरी की पूरी काली पड़ जाती है और उसका शरीर पूरा का पूरा पीला। अनिरुद्ध घबरा जाता है,
उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वैसे ही वो बुढ़ी औरत सीधा अपने कमरे, अपने यानी बेडरूम की तरफ भाग जाती है। अनिरुद्ध को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि उसने मुझे देखा, हंसा और वो अंदर क्यों भाग गई। अनिरुद्ध जाता है और बेडरूम की तरफ देखता है, क्योंकि उसे लगा कि वो पुलिस को कंप्लेंट करने गई है, फ़ोन करने गई है। तो अगर वो फ़ोन करने गई होती तो अनिरुद्ध उसे मार देता या फिर उसे धमकाता। तो जैसे ही अनिरुद्ध बेडरूम की तरफ, बेडरूम के अंदर गया, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अनिरुद्ध ने देखा कि बेडरूम के अंदर जो बेड है उसमें ये बुढ़ी औरत और वो जो दूसरी मिड एज लड़की या औरत जो नीचे किचन में रो रही थी वो, और कोई एक तीसरी बच्ची, इन तीनों की उस बेड पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा डर गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो सीधा ही उस हवेली, उस हाउस या फिर उस बड़े घर से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन चला गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर किसी ने उसे निकलते हुए देख लिया या फिर किसी ने उसकी परछाई वगैरह या उसको देख लिया सीसीटीवी कैमरा वगैरह में, तो चोरी की जगह उसके ऊपर खून का इल्ज़ाम लग जाएगा। अनिरुद्ध सीधा जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से पुलिस वगैरह वालों को लेकर आता है। पुलिस वगैरह वाले आते हैं एंड काफ़ी जांच पड़ताल होती है एंड पुलिस वगैरह को कोई भी सबूत या प्रूफ नहीं मिलता, तो वो लोग ऐसा ही मान लेते हैं कि अनिरुद्ध ने ही इन तीनों को जान से मार दिया है चोरी करने के लिए। एंड चोरी के खून के इल्ज़ाम के बचने से खून के इल्ज़ाम से बचने के लिए वो अपने आप ही पुलिस स्टेशन आ गया और ऐसी ऐसी कहानी बना रहा था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जब जांच पड़ताल हुई और उन तीनों डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो कुछ ऐसा मिला कि सब लोग शॉक हो गए थे। उन तीनों डेड बॉडी में से, यानी उस जिस रूम में वो तीनों डेड बॉडी थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। इसका मतलब लगता है ना कि वो डेड बॉडी काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है और वो डिकम्पोज होना चालू हो गई थी। एंड जब पोस्टमार्टम में उसकी रिपोर्ट आई तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिपोर्ट आई, क्योंकि पोस्टमार्टम के हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि इन तीनों की डेथ 6 महीने पहले हो गई थी, 6 महीने पहले। बट अनिरुद्ध और उनकी सोसाइटी वालों को कुछ पता ही नहीं लगा, क्यों 6 महीने तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही और काफ़ी टाइम से उन तीनों को बालकनी में आते जाते, अंदर घुसते बाहर, सबसे हाथ मिलाते हुए देखा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंज सिनेरियो था। पुलिस वालों ने काफ़ी और छानबीन करी और चीज़ें देखी, पर उन्हें कोई भी हिंट नहीं मिला। पर काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद उनको उनके बेड के कोने या फिर अंदर में से एक फ़िनाइल की बोतल मिली, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इन तीनों ने अपनी जान दी है ये फ़िनाइल की बोतल पी के। एंड इन तीनों ने खुद ही फ़िनाइल की बोतल ली है। एंड उनके बेड के पास से काफ़ी ज़्यादा टूने टोटके के सामान पाए गए थे, ब्लैक मैजिक के सामान। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी। एंड जब से उस घर के ओनर विश्वजीत की डेथ हुई थी, तब से ही ये सारी चीज़ें, स्ट्रेंज चीज़ें उस घर के पास होने लग गई थी। किसी को भी नहीं पता कि वो तीनों आखिर उस घर में क्या करती थी, कैसे रहती थी और ये सब क्या था। ये चीज़ एक मिस्ट्री बन के रह गई। एंड काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। एंड काफ़ी टाइम बाद इस घर को बंद कर दिया गया, क्योंकि इस घर में ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें होती थी। एंड काफ़ी लोग इस घर पर एज अ टूरिस्ट स्पॉट इस घर को देखने के लिए आने लग गए थे। पता नहीं उस घर में क्या ऐसा था कि उन तीनों की डेथ इस तरीके से हुई। एंड वो ब्लैक मैजिक का सामान पता नहीं क्या रिजेंबल करता था। एंड इफ़ उन तीनों की डेथ 6 महीने पहले ही हो गई थी, तो जो परछाइयाँ या फिर जो बॉडीज़ लोगों को बालकनी में आते जाते हुए दिखती थी, वो किसकी थी। दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 25 लाइक्स। एंड सब्सक्राइब करके मेरे 500 सब्सक्राइबर के टारगेट को प्लीज़ पूरा करने के लिए मेरी हेल्प कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।